स्क्रीन दिखाई दे रही है अभी? हाँ जी, ठीक। सो देखिए बेटा, लास्ट टाइम हमने किया था सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। सैलिएंट फीचर्स ऑफ, यहाँ पे हमने छोड़ा था बैच को। तो सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, फर्स्ट इज सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन फर्स्ट फीचर क्या बताया था मैंने क्लास में? बोलिए। हाँ, इंग्लैंड बिकेम द एपी सेंटर ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। फर्स्ट इज इंग्लैंड बिकेम द एपी सेंटर, मतलब सोर्स, एपी सेंटर ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इंग्लैंड ही क्यों बना? वाई इंग्लैंड बिकेम एपी सेंटर ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन? देखिए, इंडस्ट्री खड़ी करने के लिए ना, कभी भी इंडस्ट्री को स्टार्ट करने के लिए तो ह्यूज कैपिटल चाहिए होता है, ह्यूज एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल की ज़रूरत होती है। सो देयर इज़ अ नीड ऑफ ह्यूज एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल टू स्टार्ट एनी काइंड ऑफ इंडस्ट्री। सो अगर कोई भी इंडस्ट्री स्टार्ट करनी हमें, तो हमें ह्यूज कैपिटल की ज़रूरत होती है। ठीक है, कैपिटल की चाहिए। और कैपिटल इंग्लैंड के पास कहाँ से आ रहा था? कैपिटल इंग्लैंड के पास कैपिटल था। सो इसके रीजंस क्या हैं? इंग्लैंड में ही क्यों हुआ? फर्स्ट रीज़न है आंसर, अगर इसका फर्स्ट देखते हैं तो ह्यूज एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल, एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल ठीक है। इस इंग्लैंड के पास बहुत पैसा था। क्यों हो रहा था पैसा, इतना ज़्यादा पैसा क्यों आ रहा था, कोई बता सकता है? हाँ, क्योंकि ये कॉलोनीज सेटअप कर रहा था। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, कॉलोनीज सेटअप कर रहा था। नॉर्थ अमेरिका में कॉलोनीज, साउथ अमेरिका में कॉलोनीज, एशिया में कॉलोनीज, और उनका प्लंडरिंग कर रहा था, लूट रहा था उनको। सो हमारे यहाँ इंडिया भी कॉलोनी बन गया था। सो फर्स्ट रीजन इज प्लंडरिंग ऑफ, इसी में अगर देखें तो इसका फर्स्ट पॉइंट आता है प्लंडरिंग ऑफ न्यू एरियाज। ऐसा आ कहाँ रहा था? प्लंडरिंग ऑफ न्यू एरियाज, न्यू एरियाज by setting up colonies, by setting up colonies in North America and South America, North America, South America and Asia। तो इंडिया में कॉलोनीज बना रहा था, चाइना में कॉलोनीज बना रहा था। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात इंडिया, क्योंकि इंडिया उस टाइम पे वेल्दी था, तो कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया को जीत लिया था इसने। तो यहाँ से ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रही थी, इंडिया से पैसा जा रहा था, नॉर्थ अमेरिका से जा रहा था, साउथ अमेरिका से जा रहा था। अगर इंडिया की बात करते हैं हम, इंडिया की, तो इंडिया में देखिए 1757 फर्स्ट बैटल हुआ था। कौन सा बैटल? देखिए, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जब स्टार्ट हुआ, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ इंग्लैंड में 1750 में। इंडिया में फर्स्ट बैटल किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ के नवाब के साथ, तो दैट वाज बैटल ऑफ पलासी, बैटल ऑफ पलासी। एंड सेकेंड बैटल 1764, बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर। इसके बाद 1765 में क्या हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट दीवानी राइट्स, दीवानी राइट्स, ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल। दीवानी राइट्स क्या होता है बेटा? दीवानी मीन्स होता है टू कलेक्ट द रिवेन्यू, टू कलेक्ट द रिवेन्यू, टैक्स लेने का राइट।
तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि एक ट्रेडिंग कंपनी हुआ करती थी, जिसका काम EIC मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, EIC मीन्स ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो एक ट्रेडिंग कंपनी हुआ करती थी, उसको दीवानी राइट्स मिल गए थे, रेवेन्यू कलेक्शन के राइट्स मिल गए थे। और बंगाल जो रीजन होता था ना, बंगाल बहुत बड़ा प्रोविंस हुआ करता था उस टाइम पे। आज का बांग्लादेश पूरा बंगाल हुआ करता था, आज का बंगाल हुआ करता था, बिहार बंगाल हुआ करता था, मेघालय बंगाल होता था, असम का कुछ रीजन बंगाल होता था, ठीक है, उड़ीसा का नॉर्दर्न पार्ट जो होता था वो भी बंगाल हुआ करता था। तो बहुत बड़ा रीजन बंगाल में आता था, तो बंगाल बहुत बड़ा रीजन कवर किया करता था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, टू कलेक्ट द रेवेन्यू को कलेक्ट किया, कलेक्शन शुरू हो गया। देखिए पहले ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में ट्रेड करने के लिए, मान लीजिए देखिए इंडिया से क्या परचेज करते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी अगर इंडिया से परचेज करता था तो पोटैटो, स्पाइस, टोबैको, कॉटन, इंडिगो वो डाई होती है ना, नील इंडिगो, ये सब परचेज करता था। तो पहले इन चीज़ों को परचेज करने के लिए उसको मनी कहाँ से लानी पड़ती थी, ब्रिटेन से लानी पड़ती थी। मीन्स पहले क्या हो रहा था, ड्रेन ऑफ वेल्थ ब्रिटेन से इंडिया की तरफ हो रहा था। लेकिन अब क्या हुआ, जब दीवानी राइट्स मिल गए तो इसको वहाँ से पैसे लाने की ज़रूरत नहीं थी, यहीं से टैक्स कलेक्शन करता था और जो पैसा मिलता था उसी से ट्रेड करता था। मीन्स 100% बेनिफिट, 100% प्रॉफिट, 100% प्रॉफिट स्टार्ट हो गया, 100% प्रॉफिट स्टार्ट हो गया। अर्निंग करने की जरूरत ही नहीं, अपने देश से कुछ पैसा लाने की जरूरत नहीं, यहीं से रेवेन्यू कलेक्शन करो और यहीं से फिर ट्रेड करो, परचेज करो। 100% प्रॉफिट स्टार्ट हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी को। और इसी को दादा भाई नौरोजी ने बोला था कि यहां से ड्रेन ऑफ वेल्थ स्टार्ट हुआ, ड्रेन ऑफ वेल्थ। तो फ्रॉम हियर ड्रेन ऑफ वेल्थ स्टार्टेड फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड, रिवर्स हो गया ड्रेन ऑफ वेल्थ, ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड, फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड, इंडिया टू इंग्लैंड, इंडिया टू इंग्लैंड। समझ रहे हैं, ये कंडीशन थी इसकी, फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड ड्रेन ऑफ वेल्थ स्टार्ट हो गया। तो ह्यूज एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ हो रहा था, किसके पास, इंग्लैंड के पास। पैसा बहुत था और बिना पैसे की इंडस्ट्री स्टार्ट नहीं हो सकती। पैसा कहाँ से आ रहा था, मनी कहाँ से, कैपिटल कहाँ से गेन कर रहा था, नॉर्थ अमेरिका से, साउथ अमेरिका से, एशिया से, इंडिया से, चाइना से, सब जगह से इसको, ठीक है, इनकम जनरेट हो रही थी। सो इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ। इसने यहाँ इंडिया में पॉलिसी ऑफ किंग मेकर स्टार्ट कर दिया। दिस ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्टेड पॉलिसी ऑफ किंग मेकर। किंग ईस्ट इंडिया कंपनी डिसाइड करती थी कौन किंग होगा। तो पॉलिसी ऑफ किंग मेकर, पॉलिसी ऑफ किंग मेकर was started by ईस्ट इंडिया कंपनी। तो एक ट्रेडिंग कंपनी समझिए बेटा, एक कंट्री को होल्ड करने लग गई और इससे क्या होगा, ह्यूज एक्यूमुलेशन हुआ इंग्लैंड में, बहुत पैसा आया इसके पास, ह्यूज एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल। सेकंड जो है, सेकंड रीजन था कि इंग्लैंड में ही क्यों हुआ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, लेबर और एनक्लोजर मूवमेंट। इसको एनक्लोजर मूवमेंट बोलना चाहिए, एनक्लोजर मूवमेंट। एनक्लोजर मूवमेंट क्या होता है, देखिए कैपिटल, इंडस्ट्री को एस्टैब्लिश करने के लिए कैपिटल चाहिए, लेबर चाहिए। लेबर कहाँ से मिली, इंग्लैंड में ना लैंडलॉर्ड, इससे पहले क्या होते, जमींदार लोग होते थे और किसान होते थे। अब जमींदार लोगों ने क्या किया, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गया था, तो जमींदार लोगों ने अपनी लैंड जो है ना, लैंडलॉर्ड्स ने अपनी सेल करना शुरू कर दी लैंड। जब सेल करना शुरू कर दिया तो वहाँ इंडस्ट्री बनना शुरू हुई। इंडस्ट्री बनना शुरू हुई तो बेचारे लोग अनएम्प्लॉयड हो गए। जो पहले फार्मर का काम करते थे वो अनएम्प्लॉयड हो गए, उनको काम नहीं मिला। तो वो जो अनएम्प्लॉयड फार्मर्स थे उन लोगों ने इंडस्ट्रियल लेबर सप्लाई की। सो इस मोमेंट को बोला जाता है एनक्लोजर मोमेंट। एनक्लोजर मोमेंट,
सो लिखिए अंडर एनक्लोजर मोमेंट द बिग लैंडलॉर्ड्स ऑफ ब्रिटेन, अंडर दिस मोमेंट बिग लैंडलॉर्ड्स ऑफ ब्रिटेन, बिग लैंडलॉर्ड्स ऑफ ब्रिटेन started snatching away their land from farmers and this created unemployment in agriculture sector, and this created unemployment in agriculture sector. This created unemployment in agriculture sector. तो इसने क्या किया, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर दिया एग्रीकल्चर सेक्टर में. एंड दिस अनएम्प्लॉयड लेबर ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर. एंड दिस अनएम्प्लॉयड लेबर ऑफ agriculture sector fulfill the need of the requirement of इंडस्ट्रियल सेक्टर. इंडस्ट्रियल सेक्टर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर दिया इन्होंने. सो इसको बोलते हैं एनक्लोजर मोमेंट. एनक्लोजर मोमेंट. तो आपको क्या चाहिए, लैंड चाहिए, लैंड मिल गया, लैंडलॉर्ड्स ने लैंड दे दी. आपको क्या चाहिए, कैपिटल चाहिए, कैपिटल इंग्लैंड के पास था. आपको क्या चाहिए, इंडस्ट्री के लेबर. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, यही तो होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप. तो लैंड मिल गया, लेबर मिल गया, कैपिटल मिल गई. इसके बाद क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए. सो रॉ मटेरियल कहाँ से मिल गया, कॉलोनीज से, क्योंकि कॉलोनीज बना रहा था इंग्लैंड. इंग्लैंड की पूरे बोलते हैं इंग्लैंड का सूर्य अस्त नहीं होता था, जहाँ देखो वहीं इंग्लैंड होता था, सब जगह कॉलोनी थी उसकी. तो वहाँ से उसे कॉटन मिलना शुरू हो गया, रॉ मटेरियल. ठीक है, टोबैको, स्पाइसेस, ठीक है, कॉटन, इंडिगो, सब कुछ मिलना शुरू हुआ. थर्ड नेचुरल रिसोर्सेस. बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेस थे. देखिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए हमेशा किसी भी कंट्री में आयरन और कोल का होना बहुत जरूरी. तो नेचुरल रिसोर्सेस, आयरन एंड कोल. इंग्लैंड वाज रिच इन आयरन एंड कोल. आयरन एंड कोल से क्या बनता है, स्टील. एंड स्टील इज द बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. एंड स्टील इज द बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. किसी भी चीज का बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. किसी भी कंट्री में अगर स्टील डेवलपमेंट ज़्यादा हो जाए और स्टील का कंजम्पशन ज़्यादा हो जाए तो इसका मतलब वहाँ डेवलपमेंट हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है. ये मान लिया जाता है. किसी भी कंट्री में अगर स्टील प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब वहाँ डेवलपमेंट हाई लेवल का है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हाई लेवल का है, क्योंकि इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए स्टील की ज़रूरत पड़ती है. और नेचुरल रिसोर्सेज में आयरन और कोल से स्टील बनता था, तो इसके पास, इंग्लैंड के पास ये भी था. Britain was rich in both the resources, iron and coal. फोर्थ, देखिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए ना हमेशा गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए होता है. तो वहाँ पे स्टेबल गवर्नमेंट थी उस टाइम पे. वहाँ पे स्टेबल गवर्नमेंट थी. स्टेबल गवर्नमेंट का मतलब वहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी. कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब होता है क्वीन होती है, बाकी प्रधानमंत्री होता है. मोनार्की, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब क्या है, क्वीन. ठीक है, क्वीन थी. जैसे हमारे यहाँ प्रेसिडेंट होता है ना,
वैसे वहाँ पे क्वीन होती है, और फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर होता है, जैसे हमारे यहाँ सिस्टम होता है वैसे ही होता है। उसके बाद पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है जैसे हमारे यहाँ होता है, बिल्कुल सेम, लेकिन बस प्रेसिडेंट का डिफरेंस होता है। हमारे यहाँ प्रेसिडेंट होता है, वहाँ क्वीन होती है, किंग होता है। तो ऐसे सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कहाँ पे है बता सकते हैं? हमारे यहाँ एशिया में कहाँ कहाँ है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की? ये तो इंग्लैंड में है, कौन जापान में, जापान में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। और बताइए, भूटान, भूटान में भी राजा होता है, यहाँ पे भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। इंग्लैंड बता दिया, इंग्लैंड में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। सो स्टेबल गवर्नमेंट थी वहाँ पे। ब्रिटेन में उस टाइम पे हमारी तरह नहीं थी, स्टेबल गवर्नमेंट थी। हमारे यहाँ तो राजा लोग होते थे, अलग अलग राजा, अलग अलग एरिया का। वहाँ एक गवर्नमेंट थी जो कि स्टेबल गवर्नमेंट थी, ठीक है। एंड स्टेबल गवर्नमेंट के साथ देखिए एक एडवांटेज होता है बिजनेस के लिए ना, हमेशा स्टेबल गवर्नमेंट की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसकी पॉलिसीज सेम रहती हैं, ठीक है। और गवर्नमेंट के साथ इस गवर्नमेंट ने बिजनेस को प्रमोट भी किया। तो उस टाइम पे जो गवर्नमेंट थी, क्योंकि बिजनेस को, जैसे अगर मान लीजिए कॉलोनीज इस्टेब्लिश करनी है, तो कॉलोनीज कैसे इस्टेब्लिश करते थे? नेवल पावर होनी चाहिए, क्योंकि ये आइलैंड कंट्री थी। इंग्लैंड जो थी ना, वो एक आइलैंड कंट्री, आज भी आइलैंड कंट्री है, आइलैंड है। सो आइलैंड कंट्री की हमेशा खासियत होती है कि उसकी नेवल पावर बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, तब वो सुपर पावर बन सकता है। जैसे जापान को देखना, उसकी नेवल पावर बहुत स्ट्रांग थी। इंग्लैंड की नेवल पावर बहुत स्ट्रांग है। मेडागास्कर देखिए, उसकी नेवल पावर बहुत स्ट्रांग है। जो भी आइलैंड कंट्री हैं, उनकी नेवल पावर बहुत स्ट्रांग होती है। तो यहाँ एक तो स्टेबल गवर्नमेंट थी, दूसरी नेवल पावर स्ट्रांग थी। और नेवल पावर स्ट्रांग थी, इसी वजह से ये बहुत सारी कॉलोनीज बना पाए, कॉलोनीज बहुत सारी स्टैब्लिश कर पाए। और इन कॉलोनीज ने उन्हें क्या दिया? रॉ मटेरियल दिया, ठीक है। रॉ मटेरियल, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए रॉ मटेरियल चाहिए था। तो फिफ्थ पॉइंट क्या हो गया? रॉ मटेरियल फ्रॉम कॉलोनीज, रॉ मटेरियल फ्रॉम कॉलोनीज, रॉ मटेरियल फ्रॉम कॉलोनीज। तो कॉलोनीज से क्या मिलना शुरू हुआ? रॉ मटेरियल मिलना शुरू हुआ। बस इसलिए इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ, और कब हुआ था? 1750 में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ। 1750 में क्या हुआ? इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, ठीक है जी। ये बात समझ में आ रही है? अगर आपसे ये क्वेश्चन आया हुआ है, यूपीएससी मेंस में आया था, व्हाई इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन टुक प्लेस इन इंग्लैंड ओनली? इंग्लैंड में ही क्यों हुआ है, ब्रिटेन में ही क्यों हुआ, और किसी कंट्री में क्यों नहीं हुआ शुरू में? सो सबसे बड़ा रीज़न ये था क्योंकि ह्यूज एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल थी उसके पास। दूसरा एनक्लोजर मोमेंट था। तीसरा लेबर मिल गया उसे। तीसरा क्या था? नेचुरल रिसोर्सेज थे उसके पास। फोर्थ क्या था? स्टेबल गवर्नमेंट थी उसके पास। फिफ्थ क्या था? रॉ मटेरियल फ्रॉम कॉलोनीज, बहुत सारी कॉलोनीज इस्टेब्लिश कर रखी थी उसने, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक है, एशिया में कॉलोनीज इस्टेब्लिश कर रखी थी। सो ये रीज़न था कि वहाँ, इसीलिए हम इंग्लैंड को बोलते हैं इंग्लैंड बिकेम द एपिसेंटर ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। इंग्लैंड बिकेम द एपिसेंटर ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। क्लियर हो गया? फर्स्ट इसका सैलिएंट फीचर ये था जो मैंने कल लिखवाया था, इंग्लैंड बिकेम एपिसेंटर ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। दूसरा फीचर मैंने आपको लिखवाया था, सेकेंड फीचर मैंने बोला था उसमें टेक्सटाइल सेक्टर, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन टुक प्लेस इन टेक्सटाइल सेक्टर। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों हुआ? टेक्सटाइल सेक्टर में ही हुआ। टेक्सटाइल सेक्टर में ही क्यों हुआ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन? यहां से ही क्यों स्टार्ट किया? कोई बता सकता है टेक्सटाइल सेक्टर में ही क्यों किया? सोच के बताइए बेटा, टेक्सटाइल सेक्टर में ही क्यों इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन शुरू हुआ? भूपेंद्र जी बताइए। सर मेरे हिसाब से जो इंडिया से कपड़े जा रहे थे वो महंगे पड़ रहे होंगे उनको। हाँ बिल्कुल सही लॉजिक, बिल्कुल सही बताया, बिल्कुल सही बोला बेटा, 100% सही, ठीक है, 101% सही है ये। देखिए मान लीजिए टेक्सटाइल्स कोई भी चीज़ है, सबसे ज़्यादा इनको टेक्सटाइल इंपोर्ट करना पड़ता था। सर्द होती है ना वहाँ, इंग्लैंड में ठंडी होती थी, तो कपड़े इंपोर्ट करने पड़ते थे इनको। और कहाँ से? एशिया से, इंडिया से। अब जब वो इंपोर्ट करते थे, बहुत सारा इनका वेल्थ किस में जा रहा था?
कपड़ों में जा रहा था, कपड़ों को परचेज करने में जा रहा था, उनको परचेज करने में वेल्थ जा रही थी। तो मान लीजिए मैं ही बिजनेसमैन हूँ और मुझे अगर कुछ ऑटोनॉमी करना है, अपने आप को मजबूत करना है, तो जहाँ मेरा सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर होगा उसको मैं सबसे पहले प्रोड्यूस करूँगा ना, अपनी कंट्री में सबसे ज़्यादा उसको प्रोड्यूस करूँगा मैं, क्योंकि ड्रेन ऑफ वेल्थ किसकी वजह से हो रही थी? इंग्लैंड से इंडिया, टेक्सटाइल की वजह से। सो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इसने टेक्सटाइल में शुरू किया। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपोर्ट ये किस चीज़ का कर रहा था? टेक्सटाइल का ही कर रहा था। और सबसे ज़्यादा वेल्थ, ड्रेन ऑफ वेल्थ अगर इंग्लैंड से इंडिया आ रही थी तो टेक्सटाइल की वजह से आ रही थी। ठीक है, टेक्सटाइल सेक्टर का क्लियर हो गया? क्यों? और पहला देखिए, टेक्सटाइल सेक्टर में शुरू करने का सबसे बड़ा रीज़न ये था, एक तो टेक्सटाइल सेक्टर से इसको ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा था। इंडिया से क्या क्या परचेज करता था ये? इंडिया से क्लोथ परचेज करता था ये। एक क्लोथ उस टाइम पे होता था कैलिको और एक मसलिन। मसलिन को बोला जाता है कि बेटा ये इतना ज़्यादा सॉफ्ट होता था कि इसको एक माचिस की डिब्बी में एक साड़ी रखी जा सकती थी, इसके बारे में बोलते थे। अब ये क्लोथ वहाँ पहुँचते थे और बहुत कॉस्टली होते थे, तो ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा था इसकी वजह से। सेकंड, दूसरा इसकी एस्पिरेशन पता है क्या थी? दूसरी एस्पिरेशन इसकी ये थी, कंपटीशन फेस कर रहा था किससे? फ्रांस से, स्पेन से, पुर्तगाल से, इनसे कंपटीशन मिल रहा था इसको। और कंपटीशन को बीट करने के लिए हमेशा वेल्थ, किसी भी कंट्री के पास वेल्थ होना बहुत जरूरी है, और वेल्थ सारा यहाँ खर्च हो रहा था कपड़े को खरीदने में ही। तो दूसरा रीजन था स्टिफ कंपटीशन। स्टिफ कंपटीशन विद द अदर कंट्रीज। तो अगर इनके साथ कंपीट करना था तो इसको पैसे बचाने होंगे, तो पैसे कहां से बच सकते थे? टेक्सटाइल इंपोर्ट से बच सकते थे। थर्ड, ब्रिटिश इंपेरियलिज्म। ब्रिटिश इंपेरियलिज्म को प्रमोट करना चाहता था, सब जगह ब्रिटिश एम्पायर बनना चाहता था, उसके लिए भी मनी चाहिए। तो मनी जब बचेगी तभी तो होगी। तो इसलिए इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इसलिए शुरू किया इसने सबसे पहले टेक्सटाइल सेक्टर में, क्योंकि इसी से क्या हो रहा था? ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा था। इसी से ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंग्लैंड टू इंडिया हो रहा था। तो बोला सबसे पहले मैं यही बनाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं यही बनाऊंगा, सबसे पहले काम यही करूंगा मैं। ठीक है, क्योंकि इन दोनों चीजों के लिए मनी की रिक्वायरमेंट थी। और मनी हमेशा, मनी के लिए एक प्रिंसिपल बोला जाता है, मनी सेव्ड इज मनी प्रोड्यूस्ड। मनी सेव्ड इज मनी प्रोड्यूस्ड। अगर मनी को सेव करोगे तो मनी का मतलब क्या है? मनी प्रोड्यूस होगी। दैट्स इट। मनी सेव्ड इज मनी प्रोड्यूस्ड। मनी के सेव करिए, मनी प्रोड्यूस हो जाएगी। तो सेविंग हो सकता था तो कहां से? टेक्सटाइल सेक्टर से। इसलिए इसने बोला इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हम सबसे पहले कहां करेंगे? टेक्सटाइल सेक्टर में करेंगे। ठीक है, so Britain wants to stop the drain of wealth from England to India, and for that reason Britain started industrial revolution first in textile sector. Is it clear? Am I clear to all of you? Mohit ji? Yes sir. Bhupen ji? Am I clear to Yes you? ठीक है, sir. ओके। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। सेकंड, थर्ड इज, देखिए इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के लिए ना, थर्ड इज क्योंकि कंपटीशन चल रहा था, थर्ड इज रिवोल्यूशन इन इंफ्रास्ट्रक्चर। रिवोल्यूशन इन इंफ्रास्ट्रक्चर। क्यों इंफ्रास्ट्रक्चर? देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर में ना दो टाइप के होते हैं, एक होता है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और एक होता है
इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसमें स्कूल्स बनवाना, ये सब करना, ठीक है, ये तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है सोसाइटी की भलाई के लिए, तो ये तो हमें ज़रूरत ही नहीं है इस टाइम पे बेटा, क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन तो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, जिससे फ़ायदा हो। जैसे रोड्स बनाते हैं तो रोड से क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन इंक्रीज होता है, ट्रेड इंक्रीज होता है, एक्सप्रेसवे बनाते हैं, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंडिया को आज की डेट में अगर देखा जाए तो इंडिया नीड्स इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल एज सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया को सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की भी जरूरत है। हॉस्पिटल क्या होता है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की भी जरूरत है, एक्सप्रेसवेज की जरूरत है, हाईवेज की जरूरत है। तो अभी इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन इस लेवल का है नहीं, लेकिन हम हाईवेज एक्सप्रेसवेज बना रहे हैं जिससे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट किया जा सके। जैसे हम दिल्ली में मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना रहे हैं, दिल्ली से मुंबई सीधा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना रहे हैं, किस लिए बना रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन किया जा सके उस कॉरिडोर में। सो रिवोल्यूशन टू इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि ये उस टाइम पे इंडस्ट्रियलाइजेशन चाहते थे अपनी कंट्री में, तो इनको ये पता था कि अगर हम compete करना चाहते हैं, क्योंकि ये आइलैंड कंट्री थी, तो रॉ मटेरियल मान लीजिए अगर इंग्लैंड में आता है तो 6 महीने लग जाते हैं, 4 महीने लग जाते हैं। तो उन्होंने सोचा यार बहुत शिप से जाते हैं, तो शिप से मैन पावर अगर आदमी खींच के ले जाता है तो 6 महीने बहुत टाइम लग जाता है रॉ मटेरियल लाने में। तो कुछ ऐसा करते हैं कि कोई ऐसी चीज़ बनाते हैं जिससे जल्दी रॉ मटेरियल आए, जल्दी मशीन को रॉ मटेरियल मिले, जल्दी प्रोडक्शन शुरू हो, तेजी से प्रोडक्शन हो। तो इसके लिए इन्होंने इन्वेंट किया स्टीम इंजन, स्टीम बोट बनाई। तो स्टीम बोट बनाई तो उससे क्या हो गया, रॉ मटेरियल इंडिया से जल्दी वहां पहुंचने लगा, प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया, प्रोडक्शन इंटेंसिफाई हो गया। तो फर्स्ट स्टीम बोट बाय रॉबर्ट फल्टन। तो रॉबर्ट फल्टन ने स्टीम बोट बनाई, स्टीम बोट्स बाय रॉबर्ट फल्टन। रॉबर्ट फल्टन ने स्टीम बोट बनाई, इससे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन क्या हो गया, इंटेंसिफाई हो गया। चलो अब इंडिया से इंग्लैंड के पोर्ट तक तो आ गया सामान, लेकिन पोर्ट ऐसा थोड़ी कि पोर्ट पे ही इंडस्ट्री होगी, इंडस्ट्री तो कहीं इंटीरियर एरिया में है। अब पोर्ट से इंडस्ट्री तक सामान कैसे जाएगा, रॉ मटेरियल कैसे जाएगा, उसके लिए क्या करें, ट्रक से ले जाते हैं तो उससे कॉस्ट ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इन्होंने सोचा कि हम क्या करें, रेलवे बनाते हैं। तो रेलवे इन्होंने इन्वेंट किया, रेलवे बाय जॉर्ज स्टीफनसन। रेलवे बाय जॉर्ज स्टीफनसन इन्होंने रेलवे स्टार्ट किया 1814 में। आप देखिए इस टाइम पे इंडिया में पता चल क्या चल रहा था, भगवान की भक्ति चल रही थी, ब्रह्म समाज चल रहा था और ये रेलवे बना रहे थे। ब्रह्म समाज इंडिया में चल रहा था और वहां पे रेलवे बन रहा था। थर्ड, इन्होंने सोचा कि चलो इंडस्ट्री तक तो पहुंच गया, मान लो ये पोर्ट था, पोर्ट तक आने के लिए हमने स्टीम बोट बना ली इंडिया से सामान लाने के लिए। अब बोट्स, ये पोर्ट से, अगर पोर्ट से इंडस्ट्री तक पहुंचाना था तो हमने रेलवे लाइन बिछा ली, इंडस्ट्रियल एरिया तक रेलवे लाइन आ गई। लेकिन अगर रेलवे लाइन इंडस्ट्री से मान लीजिए मार्केट तक सामान को ले जाना है, ये मार्केट है, तब क्या करें, तो बोले रोड चाहिए, और रोड भी कैसी, अच्छी रोड चाहिए, मींस मैकेनाइज्ड रोड चाहिए, पक्का रोड चाहिए। सो इन्होंने क्या किया, थर्ड सी, कंस्ट्रक्शन ऑफ मैकेनाइज्ड और पक्का रोड, कंस्ट्रक्शन ऑफ मैकेनाइज्ड। आज इंडिया यही सब कर रहा है, एक्सप्रेसवे बना रहा है, हाईवे बना रहा है, डेडिकेटेड कॉरिडोर बना रहा है, ठीक है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना रहा है, दिल्ली मेट्रो, मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ठीक है, हाई स्पीड ट्रेन डेवलप कर रहा है। तो क्यों डेवलप कर रहा है, इसीलिए तो, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है इंडिया में। सो कंस्ट्रक्शन ऑफ जो चीज़ हम आज कर रहे हैं ना इतने सालों के बाद, वो उस टाइम पे कर चुका था 1750 1800 के करीब। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ मैकेनाइज्ड और पक्का रोड। तो इसीलिए तो बोलते हैं कि हम यूरोप से और अमेरिका से 200 साल पीछे हैं डेवलपमेंट में, ठीक है। पक्का रोड बनना शुरू हुआ। फिर इसके बाद इन्होंने सोचा कि यार कोई इंफॉर्मेशन यहाँ से वहाँ सेंड करनी होती, बहुत टाइम लग जाता है, तो
रिवोल्यूशन इन कम्युनिकेशन किया जाए, टेलीग्राफ लाइन बिछाई जाए, टेलीफोन बनाए जाए, वायरलेस टेलीफोन हो जिससे आसानी से चीज़ें कम्युनिकेट हो सकें। तो रिवोल्यूशन इन्होंने क्या कि रिवोल्यूशन इन कम्युनिकेशन किया, रिवोल्यूशन इन कम्युनिकेशन किया। कम्युनिकेशन भी क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। कम्युनिकेशन, टेलीफोन बने, टेलीग्राफ लाइन बिछाई गई, टेलीग्राफ जिससे इंफॉर्मेशन जल्दी से जल्दी पहुंच सके। तो ये रिवोल्यूशन इन इंफ्रास्ट्रक्चर था जिसने इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन को क्या किया, इंटेंसिफाई किया, और ये सारे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर डेवलप हुए। ठीक है, इन्वेंशन ऑफ स्टीम बोट, इन्वेंशन ऑफ रेलवे, इन्वेंशन ऑफ टेलीग्राफ, टेलीफोन, कंस्ट्रक्शन ऑफ मैकेनाइज्ड और पक्का रोड। So these things revolutionized the industrial revolution. These things intensify the industrial revolution in England. तो तीसरा फीचर ये था, सैलिएंट फीचर ये था। ठीक है, फोर्थ देखिए, फोर्थ फीचर क्या हुआ। फोर्थ देखिए, यूके में बेटा एग्रीकल्चर इतना ज़्यादा नहीं होता था क्योंकि टेम्परेट क्लाइमेट है, हार्श क्लाइमेट है। और दूसरा यूके की टोपोग्राफी देखोगे ना तो वहाँ यूके में प्लेन एरिया नहीं है, पहाड़ बहुत ज़्यादा है, माउंटेन्स बहुत ज़्यादा है। तो माउंटेनियस रीजन है यूके, अगर देखो ना तो यूके की जो टोपोग्राफी है माउंटेनियस रीजन है। तो माउंटेनियस रीजन में इतना ज़्यादा एग्रीकल्चर होता नहीं है। रिवोल्यूशन इन एग्रीकल्चर, फोर्थ इज रिवोल्यूशन इन एग्रीकल्चर। रिवोल्यूशन इन एग्रीकल्चर, बोले साहब ये क्या हो गया रिवोल्यूशन इन एग्रीकल्चर। देखिए, जब एग्रीकल्चर यूके में है ही नहीं और जितना है तो उन्होंने क्या किया कि कम है लेकिन हम उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेंगे, तो एग्रीकल्चर को मैकेनाइज्ड किया। इंडस्ट्री की डिमांड क्या थी, कॉटन चाहिए, लेकिन कॉटन तो वहाँ हो नहीं सकता था। इंडिगो चाहिए, इंडिगो तो वहाँ हो नहीं सकता था। इंडिगो क्या होती है, डाई होती है कलर करने के लिए, कलर कपड़ों को। सो डाई वहाँ हो नहीं सकती क्योंकि कॉटन और इंडिगो की अगर बात करें, कॉटन, इंडिगो, टोबैको, कॉटन, इंडिगो, टोबैको, टोबैको, टी, ठीक है, ये सारी चीजें ये वहां हो नहीं सकती क्योंकि ये सब ट्रॉपिकल क्रॉप्स हैं, सब ट्रॉपिकल क्रॉप्स हैं, ट्रॉपिकल क्रॉप्स हैं, यानी ट्रॉपिकल एरिया में होता है। ट्रॉपिकल एरिया क्या होता है, जैसे ये इंडिया है, ये सॉरी वर्ल्ड है, ये 0 डिग्री है, बीच में इसको इक्वेटर बोलते हैं, ज्योग्राफी में इसको इक्वेटर बोला जाता है, और ये 23.5 डिग्री नॉर्थ है, तो इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोला जाता है। और ये लैटिट्यूड साउथ में 23.5 डिग्री साउथ, तो इसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन। ठीक है, फिर उसके बाद ये 60 डिग्री आता है नॉर्थ, इधर इधर 60 डिग्री साउथ, फिर ये 90 डिग्री साउथ, और फिर ये 90 डिग्री नॉर्थ, इस तरह से। तो ये ट्रॉपिकल एरिया क्या होता है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में होता है। तो ये सारी क्रॉप्स इसके बीच में होती हैं, जबकि इंग्लैंड तो यहाँ आता है 60 के पास, तो यहाँ तो ये हो नहीं सकता था। तो रिवोल्यूशन इन एग्रीकल्चर, रिवोल्यूशन इन एग्रीकल्चर क्या हुआ, देखिए इस इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो कॉलोनीज थी वहाँ एग्रीकल्चर में रिवोल्यूशन हुआ। इंग्लैंड में तो हुआ ही हुआ, इन्होंने तो मैकेनाइज किया ही किया, लेकिन जो कॉलोनीज थी वहाँ पे क्या हुआ, ये जब जाते थे ये सारे लोग, ईस्ट इंडिया कंपनी जाती थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी बोलती थी हमें कॉटन दो, हम कॉटन परचेज करेंगे, वीट और राइस नहीं परचेज करेंगे। तो जो कॉलोनी के फार्मर्स थे उन्होंने क्या किया, एग्रीकल्चर में क्या पहले वीट और राइस कल्टीवेट करते थे, वीट और राइस ज़्यादा कल्टीवेट करते थे। अब क्योंकि डिमांड किसकी थी, कॉटन की, इंडिगो की, तो इन लोगों ने कॉटन, इंडिगो, टी, ये सब ग्रो करना शुरू कर दिया, टोबैको ग्रो करना शुरू कर दिया। मींस कॉमर्शलाइजेशन ऑफ, इन लोगों ने क्या किया, इंडस्ट्रियलाइजेशन ने क्या कर दिया, कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर कर दिया, कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर कर दिया, कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर कर दिया। पहले जो एग्रीकल्चर था वो सबसिस्टेंस फार्मिंग था, खाने के लिए लोग उगाते थे। अब क्या हुआ, बेचने के लिए, कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हो गया। किसमें, इन कॉलोनीज, इन कॉलोनीज, कॉलोनीज में कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हो गया। अब जब बेटा आप ऐसी देखो, कॉटन को खा थोड़ी सकते हो आप, नहीं खा सकते, इंडिगो भी को भी खा नहीं सकते, टोबैको भी खा नहीं सकते, टी को भी पी सकते हो, खा नहीं सकते।
तो धीरे धीरे क्या हुआ, जो कॉलोनीज थी ना, कॉलोनीज में वीट और राइस कम होना शुरू हो गया। तो होता क्या था, हमारे यहाँ इरेटिक मानसून है इंडिया में, कभी ड्रॉट आ जाता है, कभी फ्लड आ जाता है। पहले क्या होता था, जब सब्सिस्टेंस फार्मिंग थी, कॉलोनीज में सब्सिस्टेंस फार्मिंग थी जब, तो उस टाइम पे फूड और राइस की कमी नहीं होती थी। लेकिन जैसे जैसे कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ, कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ, मीन्स सब्सिस्टेंस फार्मिंग से सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर से जैसे ही कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ, कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ, कॉमर्शलाइजेशन, तो इसकी वजह से हुआ क्या, कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर जब स्टार्ट हुआ तो इसकी वजह से क्या हो गया, हमारे यहाँ फूड की कमी हो गई, वीट राइस की कमी हो गई, तो हमारे यहाँ फेमाइंस आने लग गए, अकाल आने लग गए, क्योंकि हम सरप्लस फूड तो रखते नहीं थे, हम तो भी कॉटन और राइस, कॉटन, टोबैको और टी कल्टीवेशन कर रहे थे, इंडिगो कल्टीवेशन कर रहे थे, ज़्यादा फूड तो रखते नहीं थे स्टोर करके। तो इसकी वजह से हमारे यहाँ क्या आना शुरू होगा, फेमाइंस आना शुरू हो गए। देख रहे हैं, फेमाइंस किस चीज़ का कॉन्सिक्वेंस है, इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, क्योंकि इसने हमारे पैटर्न ऑफ कल्टीवेशन को चेंज कर दिया, हमारे पैटर्न ऑफ एग्रीकल्चर पैटर्न को चेंज कर दिया। कॉलोनीज के एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो कहाँ रहा था, इंग्लैंड में, लेकिन कॉलोनी कहाँ थी, इंडिया में, और इंडिया के एग्रीकल्चर पैटर्न पे इम्पैक्ट किया इसने। सो रिवोल्यूशन इन एग्रीकल्चर हुआ, इसकी वजह से रॉ मटेरियल मिलना शुरू हुआ इन्हें। ठीक है, क्लियर हो गया। तो जनरली लोग कैश क्रॉप्स ग्रो करना शुरू कर दिया, जनरली लोगों ने कैश क्रॉप्स ग्रो करना शुरू कर दिया। तो दीज आर द सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। ये क्या थे, सैलिएंट फीचर्स थे, किस चीज के, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के। फर्स्ट सैलिएंट फीचर क्या था, इंग्लैंड बिकेम द एपिसेंटर ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। सेकेंड क्या था, टेक्सटाइल सेक्टर। थर्ड क्या था, रिवोल्यूशन इन इंफ्रास्ट्रक्चर। फोर्थ क्या था, रिवोल्यूशन इन एग्रीकल्चर। इतना समझ में आ गया, ये सैलिएंट फीचर्स है किसके, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के। इसके बाद पॉइंट आता है कि हम इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के इम्पैक्ट क्या क्या हुए, सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट हुआ, पॉलिटिकल सिस्टम पे क्या इम्पैक्ट हुआ, इकोनॉमिक सिस्टम पे क्या इम्पैक्ट हुआ। सो हमें इम्पैक्ट पढ़ने हैं। तो नेक्स्ट लिखिए इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, इसकी वजह से इम्पैक्ट क्या हुआ। तो इवैल्यूएशन की अगर हम बात करें तो पहले इकोनॉमी पे बात करते हैं कि इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, इकोनॉमी पे क्या हुआ, इकोनॉमी पे इम्पैक्ट क्या हुआ। देखिए, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म बढ़ा, कैपिटलिस्ट क्लास का इमर्जेंस हुआ। कैपिटलिस्ट क्लास, पहले तो लैंडलॉर्ड होते थे, बिजनेसमैन कहाँ होते थे, लैंडलॉर्ड होते थे। तो एक नई क्लास बनी कैपिटलिस्ट क्लास, जिसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म। सो इसने क्या किया, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ने प्रमोशन टू इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म, प्रमोशन टू इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म, इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म को प्रमोट किया। सेकंड क्या किया इसने, प्रमोशन टू इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म। और क्या किया बेटा इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म, और क्या हुआ इसकी वजह से इकोनॉमी पे, increase the volume of world trade, increase the volume of world trade, increase the volume of world trade, वर्ल्ड ट्रेड इंक्रीज हो गया। और क्या हुआ, और बताइए इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट पड़ा, प्रमोशन टू मर्केंटलिज्म, प्रमोशन टू मर्केंटलिज्म, प्रमोशन टू मर्केंटलिज्म। मर्केंटलिज्म क्या होता है, मर्केंटलिज्म होता है व्यापारवाद। मींस मर्केंटलिज्म का मतलब होता है कि आप किसी कॉलोनी को सब्जुगेट करिए, किसी कंट्री को सब्जुगेट कर दीजिए अपनी कंट्री के इंटरेस्ट को सेटिस्फाई करने के लिए। तो कॉलोनी बनाना शुरू हुआ, मर्केंटलिज्म शुरू हुआ। और इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट पड़ा, कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। और क्या हुआ, हैंडीक्राफ्ट सफर, जो हैंडीक्राफ्ट हम लोग बनाते थे, हमारे यहाँ जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री सफर्ड अ लॉट। हैंडीक्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट का मतलब होता है जो हाथ से कपड़े बनाए जाते थे, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री
सफर्ड अ लॉट। तो हमारे यहाँ तो खत्म ही हो गई हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, सब मशीन से शुरू हो गया, हमारी इकोनॉमी को इन्होंने ख़त्म कर दिया। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का ये इम्पैक्ट पड़ा। दूसरा, पॉलिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, पॉलिटिकल सिस्टम पे क्या इम्पैक्ट हुआ, बता सकता है कोई? पॉलिटी पे क्या हुआ बेटा? क्योंकि रेस लगी हुई थी, कॉलोनी होनी चाहिए मेरी। फ्रांस बोलता था हमारी ज़्यादा कॉलोनी होनी चाहिए, जर्मनी बोलता था हमारी होनी चाहिए, ठीक है, पुर्तगाल बोलता था हमारी कॉलोनी होनी चाहिए। सब कंपटीशन में लगे हुए थे अपनी अपनी कॉलोनी बनाने के। तो हर कंट्री ये चाहती थी कि हम, नेशनलिज्म आ गया था लोगों में कि हमारी कॉलोनी ज़्यादा होनी चाहिए, हमारे देश की कॉलोनी ज़्यादा होनी चाहिए, हमारे देश का नाम ज़्यादा ऊंचा होना चाहिए। जैसे अगर ओलंपिक होता है तो उसमें हम क्या चाहते हैं कि हमारे देश का सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल आए, ये तो चाहते हैं। तो सेम उस टाइम पे ऐसा हो रहा था, नेशनलिज्म प्रमोट हो गया था, प्रमोशन टू नेशन स्टेट कॉन्सेप्ट आ गया था, प्रमोशन टू नेशन स्टेट कॉन्सेप्ट, नेशन स्टेट कॉन्सेप्ट, प्रमोशन टू नेशनलिज्म। नेशनलिज्म किस वजह से? कि हमारी कॉलोनी ज़्यादा होनी चाहिए, सबसे ज़्यादा फ्रांस की कॉलोनी हो। आपस में लड़ना शुरू कर दिया था इन लोगों ने, ब्रिटेन और फ्रांस 7 साल तक लड़ते रहे। अगर ब्रिटेन और फ्रांस देखो 1756 से लेकर 1763 तक कनाडा को लेकर लड़ते रहे ब्रिटेन और फ्रांस। ब्रिटेन बोलता था हमारा कनाडा है और फ्रांस बोलता था हमारा। 7 ईयर वॉर बोला जाता है इसको, 7 ईयर वॉर, ठीक है। तो आपस में लड़ाई झगड़े चल रहे थे। सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट हुआ इसका? सोसाइटी पे इम्पैक्ट देखो, इसका सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट हुआ, ठीक है। सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट हुआ? सोसाइटी पे अगर इम्पैक्ट देखोगे तो बेटा सोसाइटी को इसने क्लास में डिवाइड कर दिया, क्लास में डिवाइड कर दिया, 2 क्लास बना दी। एक तो कैपिटलिस्ट बना दिया और दूसरा प्रोलिटेरिएट। प्रोलिटेरिएट का मतलब होता है लेबर क्लास, लेबर क्लास, लेबर क्लास को जन्म दिया इसने, ठीक है। इंडस्ट्रियल लेबर क्लास को जन्म दिया, मजदूरों को जन्म दिया इसने, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने। और सोसाइटी में क्या चेंज हुए? जैसे टेक्सटाइल सेक्टर होता है ना, तो टेक्सटाइल सेक्टर में एक चीज याद रखना, पहले क्या होता था, हाउस होल्ड इकोनॉमी थी। हाउस होल्ड इकोनॉमी का मतलब घर घर में कपड़े बनते थे, तो लोग एग्रीकल्चर भी करते थे और कपड़े बनाते थे, कपड़े को बेच लेते थे। जैसे हमारी माँ पहले देखा होगा ना आपने, हमारी मम्मी स्वेटर बुनती थी घर में, बहनें बुन देती थी स्वेटर, कपड़े घर में ही सिल लिए जाते थे, तो हाउस होल्ड इकोनॉमी थी। अब क्या हुआ, जब फैक्ट्री बन गई तो कपड़े बेटा जेंट्स लोग इतना ज़्यादा, जैसे बटन लगाना है, काज लगाना है, कुछ कुछ करना है, तो उसके लिए विमेन की ज़रूरत थी। सो इंडस्ट्री में क्या हुआ, विमेन को भी एम्प्लॉयमेंट मिला, लिबरलाइजेशन ऑफ विमेन हुआ, घर से बाहर आई विमेन, लिबरलाइजेशन ऑफ विमेन, इंडस्ट्री में विमेन को जगह मिली, लिबरलाइजेशन ऑफ विमेन, ठीक है, लिबरलाइजेशन ऑफ विमेन। इसके बाद क्या हुआ, देखिए इसी ने ना 1833 में, 1833 की बात है, इंग्लैंड ने स्लेवरी सिस्टम को एबोलिश कर दिया, एबोलिशन ऑफ स्लेवरी सिस्टम, एबोलिशन ऑफ स्लेवरी सिस्टम। क्यों? स्लेव जो होते हैं ना, स्लेवरी सिस्टम को इसलिए एबोलिश किया कि स्लेव बहुत काम के होते थे, स्किल्ड होते थे। स्लेव बेटा हर काम करता था स्लेव, और अगर ठीक से नहीं करता था तो उसको मारते थे। तो स्लेव मार खा खा के सब कुछ सीख जाता था, और स्लेव बहुत ज़्यादा स्किल्ड होता था। तो इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों ने गवर्नमेंट पे प्रेशराइज किया कि ये जो स्लेव है ना, ये बहुत अच्छी लेबर है, इसको फ्री करो। और दूसरा पता है, स्लेव जो होता है, स्लेव को आप, क्योंकि स्लेव तो 24 घंटे का होता है, उसको उससे काम लेना है, तो अगर उससे 12 घंटे भी काम करवाओगे तो मना नहीं करेगा, स्लेव मना नहीं करेगा आपको। अगर 12 घंटे भी काम करवाओगे तो खुश रहेगा, कम से कम 12 घंटे तो मिल गए मुझे फ्री, ठीक है। सो स्लेव, इंडस्ट्रियल जो कैपिटलिस्ट थे उनको प्रॉफिट था स्लेव से, और स्लेव अगर फ्री हो जाएंगे या एबोलिशन ऑफ स्लेवरी सिस्टम हो जाएगा तो लेबर का काम करेंगे वो, और लेबर उनसे हम 8 घंटे, अगर यूके का कोई पर्सन है सिटीजन को अगर हम करवाएंगे तो 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करेगा, वो तो रूल ऑफ लॉ पढ़ाएगा हमें,
और लेबर जो स्लेव होगा उससे हम 12 घंटे काम लेंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, और पैसा भी उतना कम पैसा देंगे, ज़्यादा काम लेंगे, तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा, कैपिटलिस्ट क्लास को प्रॉफिट ज़्यादा होगा। इसलिए कैपिटलिस्ट क्लास ने किसको प्रेशराइज किया, वहाँ की गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया कि ये स्लेवरी खत्म करो, स्लेवरी खत्म करो, जिससे कि लेबर फ्री हो सके और इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोशन मिल सके। तो स्लेवरी था तो अच्छा स्टेप की एबोलिशन ऑफ स्लेवरी होना चाहिए, ह्यूमैनिटेरियन था, लेकिन इसके पीछे भी हिडन इंटेंशन थी, ऐसे जानबूझ के नहीं खत्म किया, एक इंटेंशन थी उनके पीछे कि इसलिए खत्म करना है। क्लियर हो गया, ये बात मेरी समझ में आ रही है जो मैं बोल रहा हूं आपको कि क्यों स्लेवरी को खत्म किया 1833 में। हेलो, हाँ जी। तो लिबरलाइजेशन ऑफ विमेन, एबोलिशन ऑफ स्लेवरी सिस्टम, कैपिटलिस्ट, प्रोलेटेरिएट, ये सारी चीजें आप समझ ही गए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है जिसको हम बोलते हैं लुडिलाइट मोमेंट। लुडिलाइट मोमेंट क्या था, नेक्स्ट एक इसका एक इम्पैक्ट था जिसको लुडिलाइट मोमेंट बोलते हैं। लुडिलाइट मोमेंट, LUDILIT, नहीं ये स्पेलिंग थी LUDI, ये लीडर हुआ करता था, LUDDI, लुडिलाइट मोमेंट। ये लीडर, लेबर लीडर था लुडिलाइट। इसने एक स्टेटमेंट बोला था जब लेबर क्लास हुई, क्योंकि लेबर क्लास का इमरजेंस हुआ, सो लेबर क्लास का जब इमरजेंस हुआ तो इसने एक स्टेटमेंट बोला दैट द फैक्ट्रीज आर सोल कॉज ऑफ मिजरी ऑफ लेबर क्लास। फैक्ट्रीज आर द सोल कॉज ऑफ मिजरीज ऑफ लेबर क्लास। इसने स्टेटमेंट ये बोला था लुडिलाइट ने, फैक्ट्रीज आर द सोल कॉज ऑफ, factories are the sole cause of लुडिलाइट मूवमेंट, सॉरी सोल कॉज ऑफ, इसने लुडिलाइट ने ये बोला था, लुडिलाइट ने फैक्ट्रीज आर द, says that factories are the sole cause of, factories are the sole cause of miseries of labor class, miseries of labor class, miseries of labor class, therefore labor class, therefore destroy the factories। इसने बोला destroy the factories, फैक्ट्रीज को डिस्ट्रॉय कर दो। और यहीं से लुडिलाइट मोमेंट से क्या शुरू हुआ, मार्क्सिज्म, यहीं से फिर कम्युनिज्म शुरू हुआ, कम्युनिज्म का कॉन्सेप्ट आया, लेबर और कैपिटलिस्ट क्लास आपस में लड़ने लगे, यहीं से फिर सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट ओरिजिन हुआ। तो कैपिटलिज्म ने सोशलिज्म को जन्म दिया, कैपिटलिज्म ने सोशलिज्म कम्युनिज्म को जन्म दिया। लुडिलाइट मोमेंट से ये कॉन्सेप्ट आया था, लुडिलाइट मोमेंट से, ठीक है। तो ये इसका इम्पैक्ट था, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का ये मेजर इम्पैक्ट था, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का ये मेजर इम्पैक्ट था। क्लियर हो गया जी, इतना आ गया समझ में। तो ये इवैल्यूएशन था इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का, क्या इम्पैक्ट था सोसाइटी पे, पॉलिटी पे, इकोनॉमी पे, ठीक है। और लुडिलाइट मोमेंट किसकी वजह से आया, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की वजह से, ठीक है। और बेटा इन्हीं की वजह से ना रिवोल्यूशन भी हुए, जैसे अमेरिकन रिवोल्यूशन क्यों हुआ, अमेरिकन रिवोल्यूशन होने का रीज़न, मेजर रीज़न क्या था कि ब्रिटेन ने, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन, सब ने अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में कॉलोनीज बनाना शुरू कर दिया और वहाँ पे अपनी अपनी कॉलोनीज बना दी। जैसे उनमें जो मेजर डोमिनेटिंग कॉलोनी थी वो यूके की कॉलोनी थी। यूके अपनी फोर्स भी सप्लाई करता था उनको कि ठीक है तुम्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, हम पैट्रोनेज प्रोवाइड करेंगे, तुम जाओ वहाँ कॉलोनी इस्टेब्लिश करो। बेसिकली इन्होंने ऑफिशियली एक सेटलमेंट पॉलिसी डिक्लेयर कर दी थी कि जो लोग इंग्लैंड से
नॉर्थ अमेरिका में जाके सेटल होंगे, उनको हम इतना पैसा देंगे, इतना फैसिलिटी देंगे, ये सब करेंगे। तो एक ऑफिशियल सेटलमेंट पॉलिसी तक डिक्लेयर कर दी थी क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने। ठीक है, जैसे आजकल चाइना करता है सेटलमेंट, कहाँ, अफ्रीका में। चाइनीज़ को उठा के अफ्रीका में डाल देता है कि यहाँ रहो तुम, वहाँ नहीं रहोगे। लेकिन चाइना धमकी से करता है कि अगर नहीं जाओगे तो हम तुमको जान से मार देंगे। और उस टाइम पे वो करता था यूके, तो ल्यूर करके कि वहाँ चले जाओ, तुम्हें इतना पैसा देंगे, वहाँ रहना। जो काम यूके ने किया वही चाइना कर रहा है। चाइना कुछ नया नहीं कर रहा, चाइना वही कर रहा है जो इन लोगों ने उसको दिखाया है। ठीक है, बस उसका करने का मेथड अलग है, करने का तरीका अलग है। ये अपने मेथड को अच्छा बताते हैं, चाइना के मेथड को गलत बताते हैं। चाइना भी तो वही कर रहा है जो तुम लोग करके आए हो। ठीक है, तो चाइना कहाँ से गलत हो गया? चाइना ने अपनी कॉलोनी बसा रखी है कहाँ पे? अफ्रीका में। अफ्रीका में कंट्रीज में चले जाइए, सुडान, साउथ सुडान, इरिट्रिया, जिबूटी, इथोपिया, आपको सब जगह चाइनीज कॉलोनी मिल जाएंगी, चाइनीज मार्केट मिल जाएगी पूरी की पूरी। चाइनीज लोग ही रहते हैं वहाँ। और वो क्या करते हैं, वहाँ से एक्सप्लोरेशन करा करा के रॉ मटेरियल चाइना भेजते रहते हैं। रॉ मटेरियल को जो ईस्ट इंडिया कंपनी उस टाइम पे कर रही थी, वो आज चाइना कर रहा है, अफ्रीका का एक्सप्लोइटेशन कर रहा है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से, इन इंसिडेंट से हुआ क्या, जैसे कॉलोनीज बनना शुरू हुई। तो कॉलोनीज जैसे अमेरिका में हुआ, तो अमेरिकन रिवॉल्यूशन भी इसी की वजह से हुआ। अमेरिकन रिवॉल्यूशन जो हुआ 1789 में, वो किसकी वजह से, 1783 में, वो किसकी वजह से हुआ? इसी की वजह से हुआ, अमेरिकन रिवॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का ही इंपैक्ट था वो भी। हेडिंग डालिए अमेरिकन रिवॉल्यूशन, अमेरिकन रिवॉल्यूशन, अमेरिकन रिवॉल्यूशन 1783 अमेरिकन रिवॉल्यूशन। अब इसमें भी हमें वही पढ़ना है, सेम चीजें, कि आखिर इसका बैकग्राउंड क्या था। इंट्रोडक्शन, प्रीफेस, कॉजेस, रीजंस क्या थे, इंपॉर्टेंट इवेंट्स, कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे, एंड फोर्थ सिविल वॉर। अमेरिका में सिविल वॉर हुआ था, सिविल वॉर, एंड रोल ऑफ अब्राहम लिंकन, रोल ऑफ अब्राहम लिंकन। तो ये 4 हेडिंग में हमें पढ़ना है अमेरिकन रिवॉल्यूशन को। प्रीफेस, रीजंस, आखिर रीजन क्या है, इंपॉर्टेंट इवेंट्स क्या थे, एंड सिविल वॉर। सिविल वॉर हुआ था अब्राहम लिंकन के टाइम पे, तो सिविल वॉर एंड रोल ऑफ अब्राहम लिंकन। ठीक है, ये क्या है? तो देखिए, प्रीफेस की बात करते हैं। देखिए, मॉडर्न वर्ल्ड में ना, ये एक नया कंट्री बना था अमेरिका, नया कंट्री, और इसमें सारे यूरोपियन थे, यूरोपियन कॉलोनीज। क्योंकि जो ओरिजिनल अमेरिकन थे उनको तो मार मार के इन्होंने भगा दिया था, मार मार के बेटा उनको या तो कत्लेआम कर दिया, उनको खत्म कर दिया, या फिर उनको भगा के किसी जंगल वंगल में डाल दिया। रेड इंडियंस बोलते थे। अमेरिका के जो ओरिजिनल लोग हैं उनको रेड इंडियंस बोला जाता है। और अपनी कॉलोनीज बना ली इन लोगों ने जाके वहाँ। ये सारे यूरोपियंस थे, सारे पढ़े लिखे लोग थे, सारे यूरोपियंस थे। और पूरा यूरोप वहाँ पहुँच गया अमेरिका में बांटने के लिए, कि अमेरिका को बांटेंगे टुकड़ों में हम। फ्रांस की कॉलोनी थी, पुर्तगाल की कॉलोनी थी, हॉलैंड की कॉलोनी थी, नीदरलैंड जिसको बोलते हैं हम, पोलैंड की कॉलोनी थी, डच थे, यूके था, इंग्लैंड था, सबकी कॉलोनी, 13 कॉलोनीज बनी हुई थी वहाँ, 13 कॉलोनीज बनी थी। और क्योंकि ये सब एनलाइटेंड लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, बहुत अच्छे कंट्रीज से आए थे, तो इन लोगों को सब्जुगेट करना बहुत मुश्किल है। इन लोगों को आप धमका सकें वो बहुत मुश्किल था। हम लोग तो बेटा चलो मान लो हम लोगों को धमका लिया ब्रिटेन ने, तो बात समझ में आती है। लेकिन जो फ्रांस की कॉलोनी है उसको कैसे धमका लेगा, उसको कैसे धमकाता, ये कैसे प्रेशराइज करता। लेकिन फिर भी उस टाइम पे जब इनिशियल में कॉलोनीज बनी थी यूएसए में, तो यूएसए में जब कॉलोनीज बनी थी तो उस टाइम पे यूके डोमिनेट करता था उन सब कॉलोनीज में। 13 कॉलोनीज में जो सबसे ज़्यादा पावरफुल कॉलोनी थी वो यूके थी। इंग्लैंड की कॉलोनी जो थी वो सबसे पावरफुल कॉलोनी थी, और इंग्लैंड सबको दबा के रखता था, फ्रांस की कॉलोनी को,
नीदरलैंड, सबको दबा के रखता था, सबका एक्सप्लॉयटेशन करता था, सबको एक्सप्लॉयट कर रहा था। रीजन क्या था? यहाँ पे सेटलमेंट क्यों करना शुरू किया? अमेरिका में सेटलमेंट इंग्लैंड ने करना क्यों शुरू किया? कोई बता सकता है क्यों सेटलमेंट स्टार्ट किया? नॉर्थ अमेरिका में क्यों सेटलमेंट स्टार्ट किया? कोई तो जरूरत रही होगी ना? नहीं नहीं, मिनरल्स के चक्कर में नहीं बेटा। मैंने पहले भी बताया था कि जो जहांगीर था ना, उसने 1605 से लेकर 1626 तक टोबैको, पोटैटो, ये सब बंद कर दिया था एक्सपोर्ट। बोला ये सब नहीं जाएगा इंग्लैंड। तो इंग्लैंड क्या चाहता था कि कोई ऐसा लोकेशन मिल जाए जहां पे ये प्रोड्यूस होता हो, टोबैको, पोटैटो, कॉटन। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को मना कर दिया था जहांगीर ने। जहांगीर स्ट्रांग रूलर हुआ करता था उस टाइम पे। ईस्ट इंडिया कंपनी तो ट्रेडिंग कंपनी हुआ करती थी, सिर्फ ट्रेड करने आती थी, और वो भी सिर्फ कोस्टल रीजन में रहती थी, हमारे इंटीरियर पार्ट में तो आती भी नहीं थी। तो जहांगीर ने इस चीज़ को मना कर दिया था अपने फरमान में कि कोई यहाँ से एक्सपोर्ट नहीं होगा, ना टोबैको ना पोटैटो, कुछ नहीं। कॉटन भी एक्सपोर्ट नहीं होगा, हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। अब क्योंकि इसको ज़रूरत थी, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन चल रहा था। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन तो आया नहीं था, खैर 1750 में आया था। इसको ज़रूरत थी बेचारे को, इंग्लैंड को। तो ये एक ऐसा लोकेशन ढूंढ रहा था जहाँ पे ये सब प्रोड्यूस होता हो, और वो लोकेशन था नॉर्थ अमेरिका। क्योंकि अफ्रीका तो डार्क कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका में लोग जाने से भी डरते थे। यूरोपियन भी अफ्रीका के कोस्टल रीजन में ही जाते थे, इंटीरियर पार्ट में तो उनको डर लगता था, ट्राइबल लोग थे, कब मार दें कि पता नहीं क्या। तो अफ्रीका को डार्क कॉन्टिनेंट उस टाइम पे बोला जाता, डार्क कॉन्टिनेंट, अंधा कॉन्टिनेंट बोलते थे बेटा उसे, ठीक है। तो वहाँ यूरोपियंस इंटीरियर एरिया में नहीं जाते थे। तो बचा नॉर्थ अमेरिका। सो इनका मेन रीजन था, तो नॉर्थ अमेरिका प्रोवाइडेड इंपॉर्टेंट सब्सिट्यूट फॉर ईस्टर्न प्रोडक्ट, इसलिए वहां कॉलोनी बनी। वाई कॉलोनीज स्टैब्लिश इन नॉर्थ अमेरिका? तो इसका वाई 13 कॉलोनीज established in North America. In North America, answer is because North America provided a substitute for Eastern products like potato, tobacco, कॉटन एटसेट्रा। तो इसलिए यहां कॉलोनीज बनना शुरू हुई, क्योंकि जहांगीर ने मना कर दिया था। दूसरा रीजन, फर्स्ट रीजन तो ये है, सेकंड रीजन, जहांगीर वॉज मुगल एम्परर हु बैंड ऑन टोबैको एंड पोटैटो। तो जहांगीर वॉज अ मुगल एम्परर who banned export of tobacco and potato from India to Europe। तो ये बेचारे परेशान हो गए। तो इन्होंने, फ्रांस ने, ब्रिटेन ने, सब ने मिलकर वहां कॉलोनी बना ली कि अब हम यहां से सामान लाएंगे, कोई बात नहीं। इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ? जब जहांगीर ने ये बैन किया तो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट थी उस टाइम पे वहां, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, सी स्टार्टेड ऑफिशियल सेटलमेंट पॉलिसी ऑफ सेटलमेंट इन नॉर्थ अमेरिका। तो क्वीन एलिजाबेथ अनाउंस्ड, इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ? क्वीन एलिजाबेथ अनाउंस्ड, एलिजाबेथ वन announced official settlement policy in North America।
नॉर्थ अमेरिका, कि वहाँ जाके ऑफिशियल सेटलमेंट करेंगे, लोगों को सेटल किया जाएगा। एंड इसी ऑफिशियल सेटलमेंट पॉलिसी की वजह से हर कंट्री ने अनाउंस कर दिया, तो 13 कॉलोनीज बन गई। और इसमें जो डोमिनेटिंग कॉलोनी थी वो कौन था? यूके। और यूके ने प्रॉमिस किया इनको, इन सारी कॉलोनीज को, कि हम आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, कोई भी आप पे अटैक करेगा तो हम आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, हम पैट्रोनेज प्रोवाइड करेंगे। लेकिन ऐसे फ्री में तो प्रोवाइड नहीं करेंगे प्रोटेक्शन, कुछ ना कुछ आपको हमारे लिए भी करना पड़ेगा। तो जो भी प्रोड्यूस होगा वो सब किसको देना पड़ेगा? ब्रिटेन को देना पड़ेगा, ब्रिटेन को सेल करना पड़ेगा। ब्रिटेन ने इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन शुरू कर दिया इन 13 कॉलोनीज का। इस प्रोटेक्शन और पैट्रोनेज की वजह से इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन शुरू कर दिया इनका, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन शुरू कर दिया। और ये सारे पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग थे, यूरोपियंस थे, हमारी तरह थोड़ी थे कि बेटा हमें इतने साल लग गए आज़ादी में। इन्होंने 7 साल में ही आज़ादी गेन कर ली थी। विदिन 7 ईयर्स रिवोल्यूशन किया और इंडिपेंडेंट हो गए। हमारी तरह नहीं है कि बेटा पहले स्वदेशी मूवमेंट, फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, फिर उसके बाद CDM, फिर उसके बाद NCM, फिर NCM, फिर CDM, फिर क्विट इंडिया मूवमेंट। हमारी तरह नहीं थे ये, जल्दी जल्दी आज़ादी ले ली, रिवोल्यूशन किया और आज़ादी मिल गई इनको। तो इन बेचारे इन लोगों का इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन होना शुरू हो गया। किसने इकोनॉमी के लिए एक्सप्लॉयट करना शुरू कर दिया? यूके ने इनका भी एक्सप्लॉयटेशन करना शुरू कर दिया। अब देखिए, यूके अपनी कॉलोनी का एक्सप्लॉयटेशन करे तो बात समझ में आती है। फ्रांस का एक्सप्लॉयटेशन कर रहा था, और उसी टाइम पे वॉर भी चल रहा था फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में। 1756 से लेकर 1763 तक 7 ईयर्स का वॉर भी चल रहा था। तो ये तो सिचुएशन, ये बैकग्राउंड था उस टाइम का, ये प्रीफेस था उस टाइम का। अब आता है कि आखिर रिवॉल्यूशन हुआ क्यों? रीजंस फॉर अमेरिकन रिवॉल्यूशन। देखिए, हर रिवॉल्यूशन के सेम रीजन होते हैं, इकोनॉमिक रीजन, सोशल रीजन, पॉलिटिकल रीजन, वही सेम चीजें होती हैं। तो इसका भी फर्स्ट रीजन था इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। 13 कॉलोनीज का इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन कर रहा था यूके, उसकी वजह से रिवॉल्यूशन हुआ। क्यों इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन कर रहा था? इसलिए कर रहा था कि यूके ये बोल रहा था नंबर 1, ब्रिटेन वॉज रेस्पॉन्सिबल, क्योंकि हमने वहां सेटलमेंट शुरू किया। ब्रिटेन वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर सेटलमेंट इन अमेरिका, इन नॉर्थ अमेरिका। हमने सेटलमेंट शुरू किया। दूसरा, हम आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, हम आपको पैट्रोनेज प्रोवाइड कर रहे हैं, इसलिए आपको हमें हमारी बात माननी पड़ेगी। तो ब्रिटेन ने ये कंसीडर कर लिया, ब्रिटेन हैज मॉरल राइट ऑन इट्स प्रोडक्शन ऑफ अमेरिका। सो इसने बोला कि इन दोनों वजह से ब्रिटेन का ये मॉरल राइट है, ब्रिटेन हैज मॉरल राइट ओवर द प्रोडक्शन ऑफ अमेरिका। जो भी अमेरिका में प्रोड्यूस होगा वो सब कहाँ जाएगा? ब्रिटेन जाएगा। अब वो चाहे कॉलोनी फ्रांस की हो या डच की हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसके लिए उन्होंने बहुत सारी इकोनॉमिक पॉलिसी अनाउंस कर दी। इकोनॉमिक पॉलिसी क्या अनाउंस की उन्होंने? इकोनॉमिक पॉलिसी ब्रिटेन ने अनाउंस की, इकोनॉमिक पॉलिसी एक्सप्लॉइट करने के लिए। इकोनॉमिक पॉलिसी क्या थी? नंबर 1, फर्स्ट थी नेविगेशन लॉ ऑफ 1651। नेविगेशन लॉ ऑफ 1651 बोला, अगर अमेरिका से कोई भी शिप जाएगा ना, मान लो अमेरिका ने इंडिया को कुछ बेचना है, तो पहले अमेरिका का जो शिप आएगा वो इंग्लैंड आएगा, इंग्लैंड में टैक्स वैक्स पे करेगा,
फिर उसके बाद वहाँ से फिर जहाँ बेचना है, जहाँ सेल करना है वहाँ जाएगा। मतलब कितना बड़ा रूट, पहले इंग्लैंड जाओ, इंग्लैंड से फिर जहाँ सेल करना है वहाँ जाओ, ठीक है, और फिर उसे टैक्स भी दो। तो बड़ा अजीब सी बात थी। नेविगेशन लॉ ऑफ 1651, नेविगेशन लॉ ऑफ 1651, अंडर दिस लिख लीजिए, अंडर दिस लॉ it was compulsory, under this law it was compulsory for, हेलो हेलो, सुनाई दे रही मेरी आवाज? हाँ, नेविगेशन लॉ ऑफ 1651 ये क्या बोलता है? इट वॉज कंपल्सरी फॉर, लिख लीजिए, इट वॉज कंपल्सरी, इट वॉज कंपल्सरी फॉर अमेरिकन शिप्स, for American ships, it was compulsory for American ships to move towards British, to move towards British port, to move towards, तो धमकी टाइप की थी बेटा, to move towards British port, मतलब मान लो मुझे ट्रेड करना है इंडिया से, पहले मैं ब्रिटेन जाऊं, ब्रिटिश पोर्ट, British port, before leaving for other ports of the world, before leaving for other ports of the world, other ports of the world, तो धमकी टाइप की थी बेटा, गुंडागर्दी थी एक तरह से। ये बड़ा बुरा लगता था उन्हें कि यार पहले हम इंग्लैंड जाएं, वहां से स्टैंपिंग करवाएं, टैक्स दें, फिर उसके बाद जाएं। दूसरा इन्होंने पॉलिसी बना रखी थी एक्जिम पॉलिसी, एक्जिम पॉलिसी, एक्जिम का मतलब होता है एक्स मतलब एक्सपोर्ट, इम मतलब इंपोर्ट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, एक्जिम पॉलिसी का मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी। इसमें भी पता क्या लिख रखा था, ब्रिटेन ने ये कर रखा था, ट्रेडिंग मोनोपोली कर रखी थी कि ये प्रोडक्ट सिर्फ तुम इंग्लैंड को बेचोगे, बाकी वर्ल्ड में किसी को नहीं बेचोगे। सो ब्रिटेन मेंटेन ट्रेडिंग मोनोपोली, इसमें लिख दिया था ब्रिटेन मेंटेन ट्रेडिंग मोनोपोली, मेंटेन्ड ट्रेडिंग मोनोपोली on specific items of America, 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 अमेरिका के स्पेसिफिक आइटम्स पे इन्होंने क्या कर दिया था कि सिर्फ हमें बेचोगे और किसी को नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल पोटैटो, टोबैको, कॉटन, लाइक पोटैटो, टोबैको, कॉटन एटसेट्रा, ये सिर्फ किसको बेचा जाएगा? कॉटन एटसेट्रा, इंडिगो एटसेट्रा, सब सिर्फ इंग्लैंड को बेचेगा अमेरिका। तीसरा इन्होंने बोला इंडस्ट्रियल पॉलिसी बना रखी थी। इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या थी कि अमेरिका कोई भी हैवी गुड्स इंडस्ट्री नहीं इस्टेब्लिश करेगा। सारी हैवी गुड्स कहाँ से जाएंगी? यूके से जाएंगी अमेरिका में। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी में था अमेरिकन्स वर नॉट अलाउड टू इस्टेब्लिश, अमेरिकन्स वर नॉट अलाउड टू इस्टेब्लिश, allowed to establish heavy industry, heavy goods industry, heavy goods industry नहीं बना सकते, सेटअप नहीं कर सकते। ये 3 तरह की धमकियां दे रखी थी उन्होंने, ऐसे और भी थी लेकिन इन तीनों को याद रखना है। नेविगेशन लॉ ऑफ 1651, एक्जिम पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी। आप देख रहे हैं बेटा क्या धमकाना चल रहा था।
यूके ने किसको धमका रखा था? अमेरिका को धमका रखा था कि तुम ये सब नहीं करोगे शुरू में। तो ये तो यहाँ की इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन के एग्जाम्पल थे, ये जो मैंने एग्जाम्पल दिए इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन के एग्जाम्पल। इसके बाद देखिए सोशल कॉजेस। सोशल कॉजेस क्या थे रिवॉल्यूशन के? सोसाइटी में क्या चल रहा था? सोशल कॉजेस। सोशल कॉजेस देखिए, सबसे बड़ी बात पता क्या थी? वहां रिवॉल्यूशन नहीं होता अगर सारी कॉलोनीज यूके की होती, अपनी कंट्री के नाम पे नहीं करते वो लोग, लेकिन वो कॉलोनीज अलग अलग कंट्रीज की थी। तो वहाँ की जो सोसाइटी थी ना, 13 कॉलोनीज थी वहाँ, तो सोशल स्ट्रक्चर ऑफ, अगर वहाँ का सोशल स्ट्रक्चर देखा जाए, सोशल स्ट्रक्चर ऑफ 13 कॉलोनीज वर डिफरेंट, अलग अलग कंट्री की थी वो। एंड द सोसाइटी वॉज हेट्रोजिनस, हेट्रोजिनस सोसाइटी थी, हेट्रोजिनस सोसाइटी थी, होमोजिनस नहीं थी, हेट्रोजिनस सोसाइटी थी। तो फ्रांस की कॉलोनी क्यों बर्दाश्त करे यूके का डोमिनेशन? डच की कॉलोनी क्यों बर्दाश्त करे यूके का डोमिनेशन? सो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ यूरोप से लोग थे, वो क्यों बर्दाश्त करें उसका डोमिनेशन? एंड देयर वाज नो, इवन बेटा फ्रांस की कॉलोनी का यूके के साथ कोई इमोशनल रिलेशनशिप भी नहीं था। So there was no strong emotional relationship between people of 13 colonies and Britain. So there was no strong relationship between people of 13 colonies एंड ब्रिटेन। कोई इमोशनल रिलेशनशिप नहीं था, तो क्यों बर्दाश्त करें उसको? फोर्थ रीजन था कि वहां की जो 13 कॉलोनीज थी, कॉलोनीज वर डोमिनेटेड बाय बिजनेसमैन एंड लैंडलॉर्ड, कॉलोनीज वर डोमिनेटेड बाय बिजनेसमैन एंड लैंडलॉर्ड। और बिजनेसमैन को यूके की वजह से लॉस हो रहा था, शिप पहले वहां लेकर जाओ, तो बिजनेसमैन वैसे ही गुस्सा थे यूके से, इन्होंने भड़काना शुरू कर दिया लोगों को कि ये तो इनकी वजह से लॉस हो रहा है हमें। तो बिजनेसमैन एंड लैंडलॉर्ड, इन चार चीजों की वजह से वहां रिवोल्ट होना शुरू हुआ। सारे लोग अगर यूके के होते तो रिवोल्ट नहीं होता। तो सोशल कॉजेज ये थे। और किसी भी रिवॉल्यूशन में ना एक सबसे बड़ा कॉज होता है वहां का इंटेलेक्चुअल क्लास, जो भड़काता है लोगों को। जैसे बाल गंगाधर तिलक ने हमारे यहाँ भड़काया, महात्मा गांधी ने लोगों को भड़काया, अवेयरनेस क्रिएट किया, मास अवेकनिंग के नाम पे हमेशा बोलते थे हम तो लोगों को जागृत कर रहे हैं कि आज़ादी चाहिए तुम्हें। तो वहां पे भी ऐसे इंटेलेक्चुअल क्लास था, जिसने लोगों को जागृत किया, जगाया कि तुम्हें आज़ादी चाहिए। लेकिन हमारे लोगों को जगाने में कई सौ साल लग गए। वहाँ के लोग सब पढ़े लिखे लोग थे, समझदार थे, यूरोप से ही आए थे, तो उनको 7 साल में ही जाग गए, 7 ईयर्स में जाग गए। हमारे यहाँ तो बेटा जगाना पड़ता है। स्वदेशी मूवमेंट हुआ तब भी लोग नहीं जागे, फिर एनसीएम हुआ, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ तब भी लोग नहीं जागे, रोलेट एक्ट आया तब भी लोग नहीं जागे, फिर सीडीएम आया तब भी लोग नहीं जागे, फिर क्विट इंडिया मूवमेंट आया तब भी लोग नहीं जागे। हमारे लोग सोते ही रहते हैं। सो हमारे लोगों को जगाने के लिए बहुत ज़्यादा पावर की ज़रूरत पड़ती है। वहाँ के लोग 7 साल में ही जाग के आज़ादी ले ली उन्होंने। तो इसके बाद थर्ड देखिए, रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। रिवॉल्यूशन में आता है रोल ऑफ, ऐसे ही आंसर भी लिखना है आपको, रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। इसी तरह से आपको आंसर भी लिखना है, रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल्स की बात जब हम करते हैं, सो देखिए जब भी क्राइसिस होता है ना, तो वहां पे कुछ इंटेलेक्चुअल्स पैदा होते हैं जो लोगों को भड़काने का काम करते हैं। सो इंटेलेक्चुअल्स ऑफ अमेरिका प्लेड अ मेजर रोल, इंपॉर्टेंट रोल इन मास अवेकनिंग। और इन लोगों ने क्या किया? मास अवेकनिंग किया, लोगों को जगाया, बोला देखो तुम्हारा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, मास अवेकनिंग। जैसे फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट अगर एग्जाम्पल देखो,
तो उसमें थे थॉमस पेरे। इन्होंने एक पंफलेट पब्लिश किया, पंफलेट पब्लिश कराए। उसका नाम था पंफलेट का कॉमन सेंस। एक पंफलेट पब्लिश किया, पंफलेट, उसका नाम था कॉमन सेंस नाम था उस पंफलेट का। और उस पंफलेट में उन्होंने क्या लिखा? रीजंस ऑफ क्राइसिस इन अमेरिका, कि अमेरिका में क्यों इतना क्राइसिस है, और सॉल्यूशन भी लिखा। सॉल्यूशन भी बताया क्या करना। सॉल्यूशन क्या बताया? फ्रीडम मिल जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। तो ये उन्होंने लोगों को बताया कि रीजन क्या है आखिर अमेरिका में इतना क्राइसिस है। रीजन फॉर अमेरिकन ट्रबल और क्राइसिस, सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। सेकंड, बेंजामिन फ्रैंकलिन, जिनको जैसे हमारे यहाँ गांधी होते हैं ऐसे उनके यहाँ बेंजामिन फ्रैंकलिन नोट पे छपे रहते हैं। फादर ऑफ अमेरिकन रिवॉल्यूशन बोला जाता है फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन। डॉलर्स पे बेटा उन्हीं की फोटो होती है, बेंजामिन फ्रैंकलिन की। सो ही इस्टेब्लिश्ड फिलोसफिकल सोसाइटी ऑफ अमेरिका इन डिफरेंट पार्ट्स। ही इस्टेब्लिश्ड पूरे अमेरिका में, अमेरिका कितना बड़ा है, ही इस्टेब्लिश्ड फिलोसफिकल सोसाइटी ऑफ अमेरिका इन डिफरेंट पार्ट्स। डिफरेंट पार्ट्स में इन्होंने डिफरेंट पार्ट्स, किस लिए? टू अवेकन द मासेस। किस लिए? टू अवेकन द मासेस को जागृत करने के लिए। विद द मोटिव टू अवेकन द मासेस को जगाने के लिए फिलोसफिकल सोसाइटी ऑफ अमेरिका बनाया। थर्ड, हेनरी पैट्रिक, ठीक है, हेनरी पैट्रिक, इन्होंने एक स्लोगन दिया था हेनरी पैट्रिक, गिव मी डेथ और इंडिपेंडेंस। लोगों ने बेटा इसको गिव मी डेथ और इंडिपेंडेंस, जैसे सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। गिव मी डेथ और इंडिपेंडेंस, या तो डेथ दे दो नहीं तो आज़ादी दे दो। तो इस तरह के लीडर्स, इस तरह के इंटेलेक्चुअल्स थे। इस तरह के इंटेलेक्चुअल्स ने क्या किया, वहाँ मास अवेकनिंग करने की कोशिश की, लोगों को जगाया। और वहाँ के लोग पहले से पढ़े लिखे लिटरेट लोग थे, इसलिए वो जल्दी जाग गए। हमारे लोग इलिटरेट थे, लेटे रहे आराम से, सदियाँ लग गई हमें आज़ादी पाने में, फ्रीडम को गेन करने में हमें सदियाँ लग गई। तो ये सब चीज़ें बेटा उस टाइम पे चल रही थी। उस टाइम पे अमेरिका में, उस टाइम का जो अमेरिका था ये सब फेस कर रहा था, ठीक है। इकोनॉमिक क्राइसिस था, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, सोशल कॉजेज थे, रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल्स था। इसके साथ साथ कुछ इमीडिएट कॉजेज भी थे। इमीडिएट कॉजेज में सबसे बड़ा इमीडिएट कॉज तो ये था, इमीडिएट कॉजेज में सबसे बड़ा ये था कि कनाडा को लेकर ब्रिटेन और फ्रांस आपस में लड़ रहे थे। फ्रांस बोलता था मेरा है, ब्रिटेन बोलता था मेरा है, और 7 साल तक लड़े नालायक। यहां पे भी लड़ रहे थे, कनाडा में भी लड़ाई चल रही थी, और वहां इंग्लैंड में भी, मतलब यूरोप में भी लड़ रहे थे आपस में। नेवल फोर्सेस आपस में लड़ रही थी, नेवल फोर्सेस उस टाइम पे लड़ रही थी। तो हमेशा याद रखना, यूरोपियंस ना एक चीज बहुत अच्छी जानते हैं कि स्ट्राइक द आयरन व्हाइल इट इज हॉट। यूरोपियंस ना हमेशा इस पे बिलीव करते हैं, स्ट्राइक द आयरन व्हाइल इट इज हॉट, जब ये गर्म हो। मीन्स यूरोपियंस हमेशा से एक बात मानते हैं, जब कोई कमजोर हो ना तभी उसको दबाओ, तभी उसको मारो। इस टाइम पे ब्रिटेन की जो नेवल फोर्सेस थी,
वो फ्रांस के साथ लड़ने में लगी हुई थी। और अमेरिका में जितने लोग थे, अमेरिकन सारे यूरोपियंस थे, उन्होंने सोचा कि यही टाइम ऐसा टाइम है जब ब्रिटेन क्या है, वीक है, और अभी हमें आज़ादी मिल सकती है। उन्होंने रिवॉल्यूशन शुरू कर दिया। हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ अगर दुश्मन वीक है, मतलब दुश्मन कहीं बिजी है या कहीं किसी से लड़ रहा है या किसी से झगड़ा चल रहा है उसका, तो हम बोलते हैं यार अभी वैसे दुखी है, इससे क्या लड़ेंगे, वैसे ही लड़ रहा है बेचारा, हम छोड़ देते हैं। इसलिए तो हम सब्जुगेटेड हुए, इसलिए तो हमको दबाया गया कि अगर कोई दुखी है, हमारा दुश्मन भी है, तो भी हम दया आ जाती है कि यार चलो जाने दो। और यूरोप के लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। यूरोप के लोग इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं कि कौन सबसे ज़्यादा वीक कब है, उस चीज़ का एडवांटेज लेते हैं यूरोप के लोग। इंडियंस जो हैं ये सोचते हैं यार छोड़ यार, बहुत दुखी है बेचारा, अभी मैं भी परेशान करूँगा तो मर ही जाएगा फिर तो ये। लेकिन यूरोप के लोग ऐसा नहीं सोचते। यूरोप के लोग तो ये सोचते हैं बस अभी दबा सकते हैं इसको, जो कुछ कर सकते हैं अभी कर सकते हैं। तो अमेरिकन्स भी क्या थे, यूरोपियंस थे। उन्होंने सोचा कि बस ब्रिटेन अब परेशान है, अभी इसके साथ किया जाएगा जो किया जाएगा। ठीक है। और दिस इंसिडेंट एक्ट एज ए कैटलिस्ट फॉर द अमेरिकन रिवॉल्यूशन। दिस इंसिडेंस, ये जो लड़ाई चल रही थी, दिस इंसिडेंस act as a catalyst for American Revolution, तो अमेरिकन रिवॉल्यूशन के लिए कैटलिस्ट का काम किया इसने, कैटलिस्ट का काम किया। तो ये स्टोरी थी बेटा, ये स्टोरी अभी आगे भी पढ़ाएंगे इमीडिएट। इसमें इसके बाद आता है इंपॉर्टेंट इवेंट्स। कि इंपॉर्टेंट इवेंट्स कौन कौन से थे जिससे, जैसे ग्रीन वैली पॉलिसी बनाई थी, बकिंघम डिक्लेरेशन डिक्लेयर किया था, टाउनशेट प्लान दिया था, लॉर्ड नॉट्स टी पॉलिसी दी थी। ये सब चीज़ें अभी कल बताएंगे। कल ये अमेरिकन रिवॉल्यूशन और सिविल वॉर फिनिश हो जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और अमेरिकन रिवॉल्यूशन पे ही टेस्ट लेंगे, 2 क्वेश्चन देंगे और उसका हम टेस्ट लेंगे, रिटन टेस्ट होगा मेंस का। छोटे छोटे टॉपिक देखिए, होता क्या बेटा, लास्ट ईयर हमने पढ़ाया था, तो अगर वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाई थी तो हमने सारी एक साथ पढ़ा दी थी, बाद में टेस्ट लिया तो लोग तैयार नहीं कर पाए ठीक से, फिर टेस्ट ही नहीं दे पाते थे। तो अभी इस बार क्या करेंगे, 2 टॉपिक पढ़ाएंगे, फिर उनका टेस्ट लेंगे, अमेरिकन रिवॉल्यूशन और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। तो उन्हीं 2 टॉपिक से टेस्ट लेंगे, बस जो पढ़ाएंगे उन्हीं 2 टॉपिक से 2 क्वेश्चन का टेस्ट लेंगे। रिटन टेस्ट होगा, उसको आप पोर्टल पे अपलोड कर सकते हैं। ठीक है। तो इतना कर लेना है यहाँ तक, फिर कल करेंगे इंपॉर्टेंट इवेंट्स एंड सिविल वॉर इन अमेरिका। चलिए। हाँ जी, जो आपने वो बुक बताई थी एनसीईआरटी वाली, हाँ कवर करते हुए चलना है। हाँ, जैसे जैसे मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ वैसे कवर करना है, जैसे जैसे, क्योंकि हाँ, वो सारा चीज़ ना हमारे सिलेबस में नहीं है। उस बुक में जो लिखा हुआ है वो उसमें सारा सिलेबस में नहीं है। जैसे अमेरिकन रिवॉल्यूशन हमारे सिलेबस में, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हमारे सिलेबस में, तो वो पढ़ते जाना है। ठीक है। हाँ और सर आज अभी आर्टिकल अपलोड नहीं हुए बेटा, अभी कुछ न्यूज़पेपर का दिक्कत हो गया है। आज का, कल का पढ़ लिया आपने, कल जो अपलोड किए थे? सर अभी हाँ। आज के लिए देख रहा था, अभी देखता हूँ मैं, कुछ प्रॉब्लम चल रही है नेटवर्क में शायद, या कुछ न्यूज़पेपर में दिक्कत होगी। ठीक है, देखता हूँ क्या है। ठीक है जी। चलिए अभी 11:30 पे मिलते हैं, 11:35 पे फिर स्टार्ट करते हैं आपका करंट अफेयर। ठीक है। करंट अफेयर की क्लास डेली होनी चाहिए, डेली होगी तो आपका करंट अफेयर अच्छा हो जाएगा। ठीक है। धीरे धीरे आता है करंट अफेयर ना, धीरे धीरे आता है, धीरे धीरे समझ में आता है, धीरे धीरे, क्योंकि उसमें सब कुछ होता है, तो धीरे धीरे चीज़ें बनती हैं करंट अफेयर की। और करंट अफेयर की क्लास डेली होनी चाहिए हमेशा। ठीक है। चलिए बेटा, थैंक यू।